हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे 27 अगस्त की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। नो मोर डिलेज इसका टाइटल है। क्लास को पढ़ना है बिल्कुल इस तरीके से जिससे हर चीज़ लॉजिकली दिमाग में बैठे, ग्रामर, वोकेबलरी और पढ़ने का तरीका, कॉम्प्रिहेंशन। आर्टिकल लिखा गया है जनगणना पे, सेंसस पे, जो कि ऑलरेडी 3 से 4 साल लेट हो चुकी है, अभी तक हो जानी चाहिए थी लेकिन शुरू भी नहीं हुई है। चलिए, जनगणना शुरू होगी या नहीं होगी, अपना आर्टिकल अपने शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, क्लास के लास्ट में ये आपका टेस्ट होता है, इस पे आपको अप्लाई करना होता है। अगर मन से क्लास को लोगे तो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, 10 में से आपको 8, 9, 10 मार्क्स मिल जाने चाहिए। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के अंत में करवाऊंगा आपको। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि वो चलेगा, बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एज अ बैकअप हम लोगों ने व्हाट्सएप पे भी अपना चैनल बना लिया है, वाईटी अमन सर ऑफिशियल। जाकर के इस चैनल को ज्वाइन करें व्हाट्सएप पे। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैं चैनल का लिंक भी आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। सारी वीडियो, पीडीएफ्स, नोट्स, नोटिफिकेशंस टेलीग्राम के साथ साथ सुबह और शाम में आपको इस व्हाट्सएप चैनल पे भी आज से मिलने लगेंगे। चलिए, कह रहे जी नो मोर डिलेज। देखिए, डिले का मतलब होता है देरी, और नो मोर इसका मतलब होता है अब बिल्कुल भी नहीं। हिंदी में बता रहा हूँ आपको, अब बिल्कुल भी नहीं। कह रहे जी देरी जो है, डिलेज जो हैं, वो अब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। सेंसस जो कि 3-4 साल से सब लोग सोच रहे हैं कि होगी होगी, अब शुरू होगी, अब शुरू होगी, लेकिन अब बिना देरी के सेंसस यानी जनगणना को शुरू करवाया जाए। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है जी कास्ट इम्यूनरेशन should not hold the census from being undertaken quickly। कह रहा है जो कास्ट इम्यूनरेशन नाम की चीज़ है, अब ये क्या होती है? कास्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं, कास्ट मतलब जाति, पीछे ई लगा हुआ है, कास्ट एक नाउन बन जाता है ई लगते ही, और इसका मतलब होता है जाति। इन्यूमरेशन जो वर्ड है ये बड़ा आसान वर्ड है, ये वर्ड बना है नंबर से, नंबर यानी आंकड़ा। अगर किसी चीज़ को आप इन्यूमरेट कर रहे हैं तो उसको आंकड़ों में, डिजिट्स में या नंबरों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहा है जी जाति को गिनने की जो तरीका है, प्रोसेस है, या जिसको हम बोलेंगे कास्ट इम्यूनरेशन, इस जाति के लोग इतने, इस जाति के लोग इतने। कह रहा है इस चीज़ को ना होल्ड नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और किस चीज़ को? सेंसस को यानी जनगणना को। और किस चीज़ से इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, सेंसस को रोकना नहीं चाहिए? फ्रॉम बीइंग अंडरटेकन, अंडरटेक किए जाने से, शुरू किए जाने से, फटाफट या क्विकली। तो आपको जाति की जनगणना करवानी है, नहीं करवानी है, ये फैसला आप ले सकते थे अभी तक, और अभी तक नहीं लिया तो जल्दी ले लो। इस बहाने सेंसस को होने से मत रोको कि भाई हमें जाति का करवाना है, अभी सोचेंगे, फिर सेंसस में करवाना है तो एक साथ ही हो जाएगा। नहीं करवाना है अगर आपको जाति का तो ड्रॉप कर दो इस चीज़ को, इस पूरे विचार को, ख्याल को। सेंसस जो कि लेट होता जा रहा है, जनगणना, उसको फटाफट से करवाओ। समझ गए? इन्यूमरेशन यानी किसी चीज़ को आंकड़ों में, डिजिट्स में तोलना, संख्या में बताना। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था वर्ड्स की वजह से। इन्यूमरेशन की वर्ब है शुड होल्ड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी काम को करने से रोकना। तो ये आप होल्ड नहीं कर सकेंगे सेंसस को होने से, फ्रॉम बीइंग अंडरटेकन, फटाफट, क्विकली। पैसिव लगा हुआ है यहाँ पे, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंसस किसी चीज़ को अंडरटेक नहीं करेगी, सेंसस को अंडरटेक किया जाएगा। अंडरटेक करना होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ को बिगिन करना। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को ज़रूर से एक लाइक दिया करो अगर ये आपके कुछ काम आती है, बेनिफिट देती है। आपका एक छोटा सा लाइक जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का, आगे से आगे ले जाने का। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। शुरू करेंगे एन्यूमरेट से। ये वर्ड आपको भी करवाया था मैंने,
एन्यूमरेट करना, किसी चीज़ को नंबर में या आंकड़ों में बताना। थोड़ा सा जूम इन कर दूं, ठीक है ना, नंबर में आंकड़ों में बताना। टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली इन नंबर्स। इसको टेबुलेट करना भी बोलते हैं, क्योंकि टेबुलेट में आप टेबल बना रहे होते हैं, टेबल में हमेशा आंकड़े मिलेंगे आपको, ज़्यादातर आंकड़े मिलेंगे। तो एन्यूमरेट और टेबुलेट करना, किसी चीज़ को समझ के डिजिट्स में या संख्याओं में समझाना। द रिपोर्ट एन्यूमरेट्स द इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड डेथ्स दैट वर कॉज्ड बाय स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स। ये रिपोर्ट एन्यूमरेट करती है, आंकड़ों की भाषा में समझाती है उन सभी चाइल्ड डेथ्स के इंसिडेंट्स को, बच्चों की डेथ्स के घटनाओं को, जो कि कॉज्ड बाय थी, जिनका कारण था सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, खराब स्तर की मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जिनसे, समझ गए ना, जिसमें कुछ गलत मिला हुआ है, इस तरह की दवाइयाँ जिनसे बच्चों को कुछ नुकसान होता है, उन सारे इंसिडेंट्स को ये नंबरों में, आंकड़ों में समझाती है रिपोर्ट। चलिए, ये वर्ड और टेबुलेट दोनों वर्ड्स आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास मुल या पॉन्डर। देखिए, पॉन्डर ओवर, मुल ओवर, कंटेम्पलेट, डेलिब्रेट, रूमिनेट, सभी का मतलब होता है किसी चीज़ पे गहराई से विचार करना। जब आप सोचते हैं ना, गहरा विचार करते हैं किसी चीज़ के अंदर, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, फ़ायदे, नुकसान, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मुल्क ओवर करना, पॉन्डर ओवर करना। वी नीड टू पॉन्डर ओवर ऑल अवर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। हमें गहराई से विचार करने की ज़रूरत है हमारे सभी उपलब्ध विकल्पों पे, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स पे, क्या क्या विकल्प हमारे पास हैं, सभी चीज़ों पे ज़रूरत है। तो चलिए, वर्ड आप पॉन्डर या इसका सिनोनिम मुल जो है आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास कंबरसम। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। आप उनसे पानी, घर पे मेहमान आया, पानी लेने गए हैं तो पानी के गिलास गिरा देंगे आते हुए, मेहमान से कुछ उल्टी बात कर देंगे, घर वालों से भी सारा दिन डांट खाएंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे तो कुछ दिमाग में नहीं बैठेगा। मतलब ऐसा नहीं है वो पागल हैं, सब कुछ ठीक है उनका, लेकिन उनका क्या, एक स्किल्स होती है ना, एक कला होती है, स्ट्रीट स्मार्टनेस, व्यवहारिकता, वो उनमें नहीं होती है। ऐसे लोगों को अंग्रेजी में बोला जाता है कंबरसम, या ऐसी चीज़ों को अंग्रेजी में बोला जाता है कंबरसम। मतलब वो एक बोझ की तरह है वो लोग अपने आसपास के लोगों पे। उनमें कोई कमी नहीं है, दिमागी और शारीरिक तौर पे सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं उनके वक्त इस तरह से चलता है उनका कि कोई भी काम वो ठीक तरीके से नहीं करते हैं। क्लमजी या ऑकवर्ड बोलते हैं पंजाबी में, अगर आप समझते हो तो इसको बोलते हैं जल्ला, है ना, झल्ला टाइप का आदमी, जल्ली टाइप की लड़की। तो ये कंबरसम वर्ड जो है, झल्ले के लिए यूज़ होने वाला वर्ड, आज आप आर्टिकल में यूज़ होता हुआ देखेंगे। इसका सिनोनिम होता है अनविल्डी। अनविल्डी ऐसी कोई चीज़ है या ऑब्जेक्ट है जिसको आप उठा नहीं पा रहे हैं। और कंबरसम जुडिशियल सिस्टम नीड्स रिफॉर्म। हमारा जुडिशियल सिस्टम जो कि काफ़ी कंबरसम है, काफ़ी ऑकवर्ड है, उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। ऑकवर्ड इसके लिए कॉमन सा सिनोनिम है जो बोलने में भी यूज़ होता है, क्लमजी एंड ऑकवर्ड। ये भी आप आर्टिकल में कभी कभी देखते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड है बटर फिंगर्स। वर्ड्स बहुत सारे हैं। ऐसा आदमी जिसके फिंगर्स जो हैं, उंगलियां जो हैं बटर की हैं, आप कुछ भी पकड़ाओ वो गिरा देगा। समझ पा रहे हो, जैसे बटर की उंगलियां हो, आपकी मक्खन की उंगलियां बनी हो। तो बटर फिंगर्स भी इस तरह के आदमी के लिए यूज़ होने वाला एक वन वर्ड है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मतलब ऐसी चीज़ जो जग जाहिर हो, सामने से देखने से पता पड़ रही हो, एपरेंट हो, क्लियर हो। मैन मेड पोल्यूशन इज़ द ऑस्टेंसिबल रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। आदमी के द्वारा किया हुआ पोल्यूशन जो है वो ऑस्टेंसिबल या क्लियर कट रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे। मतलब इस रीजन के पीछे कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इस पर कोई हाँ या ना नहीं है, क्लियर हमें सामने से दिखाई पड़ता है। तो ये ऑस्टेंसिबल वर्ड जो है क्लियर के लिए यूज़ होने वाला, एविडेंट, आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास डेरेलिक्ट, नया वर्ड है आपके लिए। डेरेलिक्ट एक एडजेक्टिव है, इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला तो कोई ऐसी चीज़ जो कि एकदम ख़राब हो गई है, किसी काम की नहीं बची है, आपने किसी घर के किनारे में किसी जो है कोने में फेंक दी है, कहीं बाहर फेंक दी है। समझ रहे हो, कोई भी चीज़ इस तरह की जिसको आपने छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया है, आपके यूज़ की बची नहीं है, वो डेरेलिक्ट होती है। जैसे कोई डेरेलिक्ट होम है, मतलब ऐसा टूटा फूटा घर जिसमें कोई नहीं रहता है। तो ये तो होता है पहला मीनिंग डेरेलिक्ट का। दूसरा मीनिंग है जी डेरेलिक्ट का केयरलेस या नेग्लिजेंट। एक ऐसा आदमी जो अपनी ड्यूटीज़ में लापरवाही करे, अपने फ़र्ज में कोताही करे, वो भी डेरेलिक्ट होता है। दोनों ही तरीके से वर्ड यूज़ होगा, मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। अ न्यू शॉपिंग सेंटर विल बी बिल्ट ऑन द डेरेलिक्ट लैंड। एक नया शॉपिंग सेंटर जो है बनाया जाएगा इस उजाड़ पड़ी ज़मीन पे, डेरेलिक्ट लैंड पे। भाई ऐसी लैंड जो कि डिजर्टेड है, कोई रहता नहीं है, किसी के काम की नहीं है ना, फेंक रखी है सबने। फेंक तो क्या रखी है, मतलब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ऐसी लैंड पे एक शॉपिंग सेंटर बनेगा। चलिए, ही वॉज फायर्ड फॉर बीइंग डेरेलिक्ट इन हिज ड्यूटीज़।
उसको फायर किया गया, नौकरी से निकाला गया अपनी ड्यूटीज़ में, फ़र्ज में केयरलेस होने के लिए, लापरवाह डेरेलिक्ट होने की वजह से। जब भी लापरवाह नाम से डेरेलिक्ट वर्ड यूज़ होगा, अक्सर ये इसी फॉर्म में यूज़ होता है, डेरेलिक्ट इन वंस ड्यूटीज़, डेरेलिक्ट इन माई ड्यूटीज़, डेरेलिक्ट इन हर ड्यूटीज़, है ना, इस तरीके से। चलिए, टूटी फूटी चीज़ के लिए डिलैपिडेटेड एक वर्ड भी है, जर्जरित बोलते हैं इसको, टूटा फूटा, बंजर, है ना। और डेरेलिक्ट के लिए या फिर लापरवाह के लिए डेलिंक्वेंट और अनरिलायबल भी दो वर्ड्स हैं। वोकैब सच में हैवी है, कोई बात नहीं, इन्जॉय किया करो इसको, बिल्कुल भी बोझ बना करके नहीं लेना दिमाग पे। आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दें। देखो, सेंसस जो है 2020 में 2021 में अपनी पेंडिंग हो गई थी, लेकिन तब कोविड आया और सरकार ने कोविड का बहाना किया और बोला सेंसस नहीं करवाएंगे। कोविड आके तो चला भी गया। अब 2024 भी ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। अभी भी सरकार का कोई मतलब प्लान भी नहीं बना है सेंसस कब करना है। एक तो प्लान बनेगा ना, फिर 6 महीने में एग्जीक्यूट करना शुरू होगा, 2 साल सेंसस को लगेंगे। आज भी अगर सरकार शुरू करे तो 2026-27 निकल जाए सेंसस होते होते, लेकिन सरकार ने अभी तक शुरू नहीं किया। और जब कोई पूछता है शुरू करना है या नहीं करना, तो सरकार बोलती है हम सोच रहे हैं कि कास्ट जो है, जाति जो है, उसके आंकड़े सेंसस में ले या नहीं ना ले। जब हम ये सोच लेंगे, फैसला कर लेंगे, उसके बाद हम सेंसस शुरू करेंगे। हमारा आर्टिकल करे कि ये बहाने करने बंद करो। सही आपकी मंशा ये लगती है कि 2027 में विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव क्षेत्र हैं उनकी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, यानी एक ज़िले को बड़ा कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, किसी गांव को किसी दूसरे गांव में ऐड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। आप कोशिश कर रहे हो वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तक सेंसस को टालते रहें, उसके बाद जनगणना करवाएं, ताकि आपको सही तरीके से अपने वोट बैंक के बारे में पता लगे। तो ये एक शक है सरकार पे, सरकार की बुरी भावना पे। कह रहा है अगर ऐसा है तो 2027 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, देश हित में सेंसस आज ही करवा लो। क्या क्या चीज़ें हैं जो सेंसस की वजह से रुकी हुई है देश में, वो भी आपको बताएगा। आज की टोन है प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा है, सरकार से व्यवहारिक हो जाओ। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है इन वट कैन ओनली बी अ केस ऑफ मडिंग द वाटर्स, द यूनियन गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली mulling the expansion of data collection in the long delayed census to include caste enumeration। कह रहा है जी इन वट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, कई बार समझाया है। आज भी एक बच्चा लिख रहा था सुबह टेलीग्राम में, सर ये क्या होता है इन वट, हमें तो पता नहीं। कैसे पता लगेगा? अगर क्लास में 10 दिन में 2 बार आओगे तो नहीं पता लगेगा ना, चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं। इन वट एक सिंपल सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक ऐसी घटना में या इवेंट में, एक ऐसे वाक़ये में या एक ऐसे, समझ गए ना। कह रहा है जी एक ऐसी घटना में या वाक़ये में या इवेंट में या चीज़ में। और कौन सा वाक़या? कह रहे जो कि सिर्फ हो सकता है एक केस वाटर को मडी करने का। देखिए मड यानी आप समझते हैं ना, मड मिट्टी, मडी करना किसी चीज़ को और ख़राब करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा धुंधला करना। मिट्टी मिला दोगे तो पानी कैसा हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। कह रहे एक ऐसी घटना में जो पानी को और धुंधला ही करती है, पानी को और ज़्यादा अनक्लियर ही करती है। कह रहे उसमें हुआ ये कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सरकार है हमारी केंद्र सरकार, कथित तौर पे वो मूल कर रही है, पॉन्डर कर रही है, गहराई से सोच रही है कि वो एक्सपेंशन कर दे, बढ़त ले आए। एक्सपेंशन करना किसी चीज़ का दायरा बड़ा करना, और एक्सपेंशन कर दे डेटा कलेक्शन का। और किसमें? लॉन्ग डिलेड सेंसस में, लंबे वक्त से देर हुई इस जनगणना में, सेंसस यानी जनगणना। और एक्सपेंशन क्यों करना है? टू इंक्लूड, ताकि इंक्लूड कर लिया जाए जाति के आंकड़ों को, कास्ट इन्यूमरेशन को। तो पहले तो आप सेंसस करवा नहीं रहे हो, 4 साल हो गए, आपने सोचा नहीं। अब आपसे किसी ने पूछा क्यों नहीं करवा रहे हो, तो आप वाटर को और मडी कर रहे हो, पानी में और मिट्टी डाल रहे हो और धुंधला बना रहे हो चीज़ों को। ऐसी एक घटना के अंदर आप ये कह रहे हो कि हम तो अभी सोच रहे हैं कि इसमें कास्ट का डेटा भी ले या ना ले। समझे? चलिए, वट की वर्ब है कैन ऑनली बी। इन वट मतलब एक ऐसे इवेंट में, ठीक है। इन वट कैन ऑनली बी, वट यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। इन जो है इस प्रेपोजिशन का पूरा जो है ना, ये वट से बनने वाला क्लोज जो है ऑब्जेक्ट होता है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो टेक्निकल जाने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। मडी करना चीज़ों को और ज़्यादा, है ना, और ज़्यादा ख़राब करना। मडी द वाटर्स मतलब चीज़ों को, पानी को और ज़्यादा मटमैला बना देना, ताकि समझ ही ना आए वो पानी में क्या है। यूनियन गवर्नमेंट की वो है इज मोलिंग, मोल करना, कंसीडर करना, पॉन्डर करना, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना। इसके बाद में ओवर जो है ऑप्शनल होता है, मोलिंग ओवर, यहाँ ओवर भी लिखा जा सकता था, लिख दोगे तो भी ठीक है और छोड़ दोगे तो भी ठीक है इस वर्ब के बाद। कह रहे जी द कास्ट मे बी वन ऑफ द वेरिएबल्स इन द सेंसस, कुड बी एन आउटकम ऑफ द स्ट्रिंजेंट डिमांड फॉर ए कास्ट सेंसस बाय सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज। कह रहे जी जो दैट
दैट मतलब ये बात की, जब भी दैट से सेंटेंस शुरू हो और उसके बाद में कोई नाउन रखा हो और उसकी खुद की कोई वर्ब हो तो समझ लेना दैट की खुद की वर्ब भी आएगी और दैट का मतलब होगा ये बात की। कह रहा है जी ये बात की, कौन सी बात, कि जो जाति है, कास्ट जो है, वो हो सकती है कई वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल। वेरिएबल आप समझते हैं ना, किसी भी चीज़ का फैक्टर। आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, अगर मैथ्स नहीं भी पढ़ा तो किसी भी चीज़ के छोटे छोटे कारण या टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। कह रहा है जी ये बात की कि जाति जो है वो हो सकता है कई टुकड़ों में से एक टुकड़ा, कई वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल सेंसस का। कह रहा है ये बात जो है ना, दैट कुड बी, ये हो सकती है एक आउटकम या नतीजा उस स्ट्राइडेंट डिमांड का, उस कानों को बहरा कर देने वाली मांग का। स्ट्राइडेंट मतलब जोर शोर वाली, एकदम कान बहरे हो जाएं। और वो डिमांड थी कास्ट सेंसस की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो हम ये भी समझते हैं सरकार ने ऐसे अचानक से नहीं बोला है, ये डिमांड हो सकता है सरकार को आई हो पॉलिटिकल पार्टीज से, इसलिए सरकार कह रही है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। समझ गए? तो दैट की वो होगी कुड बी, ये बात की कि सेंसस हो सकता है कई वेरिएबल्स में से एक, इस सेंसस कास्ट हो सकता है कई वेरिएबल्स में से एक इस सेंसस का, ये बात हो सकती है दैट कुड बी एन आउटकम ऑफ द स्ट्राइडेड डिमांड। स्ट्रक्चर समझ में आ रही है ना? सब्जेक्ट वो पकड़ना पड़ेगा आपको, दैट की वो है कुड बी, कास्ट की वो है मे बी। चलिए वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा, क्योंकि वन का मतलब होता है एक, और ऑफ के बाद में अगर प्लूरल चीज़ें होंगी तभी उनमें से एक निकलेगा ना। अगर आपके सामने 5 पेन रखूँ तभी बोल पाऊंगा ना एक पेन उठा लो। अगर पेन ही एक रखा हो तो फिर कैसे एक उठाओगे, उसी को उठाना है आपको। तो जब एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं तभी वन ऑफ का इस्तेमाल होता है और उन विकल्पों को, ऑल्टरनेटिव्स को प्लूरल में बताया जाता है। तो हमेशा प्लूरल नाउन लगाना है वन ऑफ के बाद। आउटकम का मतलब है नतीजा। स्ट्राइडेंट मतलब जोरों से शोरों से होने वाली कोई चीज़ जो आपके कानों को बहरा कर दे। कैकोफोनस हार्श भी बोलते हैं इसको, कानों को बहरा देने वाली चीज़ों को। कह रहे जी बट कंसीडरिंग द इनकम्प्लीट एंड पुअरली कंस्ट्रक्टेड नेचर of the socio-economic caste census of 2011, which resulted in data that were unwieldy, inaccurate, and hence unusable. The government must not hurry into utilizing the office of the Registrar General and other agencies to tabulate caste. कह रहे लेकिन बट, लंबा सेंटेंस है आसान है। कह रहे लेकिन कंसीडर करते हुए इस चीज़ को, इस चीज़ की तरफ, इस चीज़ को सोचते हुए, दिमाग में रखते हुए, कौन सी चीज़ भाई, कि जो इनकम्प्लीट और पुअरली कंस्ट्रक्टेड नेचर था। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, पुअरली कंस्ट्रक्टेड मतलब खराब तरीके से बनाया हुआ, और नेचर यानी प्रकृति। जो अधूरी और ख़राब तरीके से बनी हुई प्रकृति थी 2011 की जनगणना की, जिसका नाम था SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यूपीए ने करवाई थी, इस सेंसस का नाम ही था SECC। कह रहा है अगर 2011 की सेंसस को दिमाग में रखें, इसको रखते हुए, ये वही सेंसस है जो रिजल्ट इन हुई थी, जो नतीजन लेकर के आई थी ऐसे डेटा को जो अनविल्डी थे, बहुत झल्ले थे। अनविल्डी याद है ना, कम्बरसम, जिसको यूज़ ना किया जा सके, जो किसी काम का ना हो। ये डेटा जो इस सेंसस से निकला था कास्ट का, बड़ा ही यूज़ में ना आने लायक था, अनविल्डी था, गलत भी था, इनएक्यूरेट भी था, और इस प्रकार से अनयूजेबल भी था, किसी ना काम का था। कह रहा है इस चीज़ को अगर ध्यान में रखोगे ना, तो ध्यान ये भी रखना है आपको, हमारी सरकार को हरी इंटू नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस काम में। हरी इंटू करना, किसी चीज़ की जल्दबाजी करना, और वो है यूटिलाइज़ करने की, इस्तेमाल में लेने की सेंसस जो है रजिस्ट्रार के ऑफिस को, रजिस्ट्रार जनरल जिसका नाम होता है, और दूसरी कई एजेंसीज़ को टेबुलेट करने की या इन्यूमरेट करने की कास्ट को। तो 2011 में यूपीए ने क्या किया, सेंसस जो एजेंसी करवाती है रजिस्ट्रार जनरल, उसी को बोल दिया तुम कास्ट भी काउंट करके ले आना। देश में मेरे ख्याल से उस वक्त 110-115 करोड़ लोग होंगे 2011 में, 100 करोड़ के आसपास होंगे। 100 करोड़ लोगों पे सरकार को तकरीबन 35 करोड़ कास्ट मिल गई, मतलब एक कास्ट में सिर्फ 3 ही लोग हैं। बड़ा अजीब सा डेटा मिला ना। तो कह रहा है जी ध्यान रखना अपनी हिस्ट्री को, 2011 में भी कुछ ऐसे ही करवाया था आपने, जिससे डेटा ऐसा निकला था जो गलत भी था और किसी ना काम का भी था। तो याद रखना, इस बार इस रजिस्ट्रार जनरल को मत ले लेना बीच में कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए, इसका काम नहीं है कास्ट कैलकुलेट करना, इसको पता भी नहीं होता। तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। विच आया है SECC कास्ट सेंसस के लिए 2011 की, वर्ब है रिजल्टेड। दैट आया है डेटा के लिए, वर्ब है इसकी वर। अनविल्डी, कम्बरसम, क्लमजी, अनमैनेजेबल, बटर फिंगर्स, याद है ना बटर फिंगर्स, झल्ले आदमी के लिए यूज़ करने वाला वर्ड है बटर फिंगर्स। गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट नॉट हरी इंटू, हरी इंटू करना, किसी काम में करने की जल्दबाजी करना। चलिए टेबुलेट और इनमरेट एक ही बात है, किसी चीज़ को आंकड़ों में समझाना। कह रहे जी आगे, देयर मस्ट फर्स्ट बी अ डेफिनिट टाइम फ्रेम टू कंडक्ट द सेंसस ऑन अ वॉर फुटिंग।
कह रहा है जी सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, देयर मस्ट भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक डेफिनेट सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, पक्की टाइम लिमिट जो कंडक्ट करवाने की है इस बार की सेंसस को। और वो कैसे करवाना है? फॉर वॉर फुटिंग पे। देखिए, फुटिंग यानी कदम, और वॉर मतलब जंग। जंग के वक्त सोल्जर्स के कदम कैसे होते हैं? जंग के वक्त काम जो है ना बड़ा भाग भाग के किया जाता है, एकदम 6 दिन का काम 1.5 दिन में। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वॉर फुटिंग पे काम करना, इमरजेंसी बेसिस पे काम करना। जैसे वॉर के वक्त सोल्जर्स भागते हैं, उनके कदम कैसे फुटिंग कैसे होती है उनकी। तो कह रहा है इसी तरीके से एक टाइम फ्रेम बनाओ और वॉर फुटिंग पे, इमरजेंसी बेसिस पे, जिसमें सेंसस खत्म हो। ये टाइम फ्रेम सबसे पहले आपको बनाना है। डेफिनिट टाइम फ्रेम की वर्ब है मस्ट बी। वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्यों आई है? क्योंकि क्लॉज देर से शुरू हुआ है। कह रहा है जी इफ़ द डिले इज डेलिबरेट इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर डिलिमिटेशन टू बी कंडक्ट फर्स्ट इन 2026, दिस विल बी हार्मफुल नॉट जस्ट टू पब्लिक पॉलिसी बट ऑल्सो टू रिलेशन विद स्टेट्स। कह रहा है और अगर आपकी मंशा खराब है, आपके दिल में कुछ बुरी भावना है, सरकार की बात कर रहा है, ये जो डिले आप कर रहे हो ये डेलिबरेट है, जानबूझ के हो रहा है, आपने सोचा समझा डिले किया हुआ है 4 साल से। और ये क्यों किया हुआ है? ताकि आप अलाउ फॉर कर सकें इस चीज़ को, और वो है डेलिमिटेशन का होना। डेलिमिटेशन मैंने आपको बताया, गांवों का, शहरों का, जिलों का टूटना या बनना, है ना, मतदान क्षेत्र के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। हर 10-15 साल बाद ये एक्सरसाइज होती है। कह रहा है अगर आपका डिले करने का रीज़न बड़ा सोचा समझा है, डेलिब्रेट है, और वो इसलिए है ताकि आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने दें जो कि कंडक्ट होगी 2026 में। कह रहा है फिर ये जो चीज़ है ना ये हार्मफुल होगी, गलत होगी, ना केवल पब्लिक पॉलिसी के लिए, सरकार की नीतियों के लिए, बल्कि स्टेट्स के साथ रिलेशंस के लिए भी, राज्यों के साथ जो रिश्ते हैं उनके लिए भी। समझ गए ना? तो राज्य भी बोलेंगे कि सेंटर जो है अपने हिसाब से मनमानी कर रहा है, सेंसस करवाता नहीं है, डिलिमिटेशन हो गया, उसके बाद अपने वोट बैंक को काउंट करवा लिया ढंग से, है ना, तो इस सेंटर की बदमाशी हो जाएगी ना। तो इससे आप कास्ट सेंसस को या ओवरऑल सेंसस को डिले भी कर रहे हो, देश की पॉलिसी भी ख़राब कर रहे हो, सरकारी पॉलिसीज़ को, और स्टेट्स के साथ में अपने संबंधों को भी बिगाड़ोगे। डिले की वर्ब है इज, डेलिबरेट यानी सोचा समझा, जानबूझ के किया हुआ काम। डिलिमिटेशन मैंने आपको समझा दिया, चुनावी एक्सरसाइज होती है हर 10 साल से। नॉट जस्ट बट ऑल्सो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली को नॉट जस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है अपने बाद सिमिलर टाइप के वर्ड्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे नॉट ओनली के बाद लिखा है नॉट ओनली टू पब्लिक पॉलिसी, और बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है? बट ऑल्सो टू रिलेशंस। तो पब्लिक पॉलिसी भी एक नाउन, रिलेशंस भी एक नाउन, दोनों टू प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो को इसी तरीके से सेम टाइप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करना है। वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। कह रहे जी एज ऑफ जून 2024 आउट ऑफ 233 कंट्रीज इंडिया वॉज वन ऑफ द 44 नॉट टू हैव कंडक्टेड द सेंसस दिस डेकेड। कह रहे जून 2024 की बात करें तो 233 देशों में भारत जो था उन 44 देशों में से एक था जिन्होंने कंडक्ट करवाया नहीं है अभी तक, या करवाया नहीं है अभी तक, अंजाम दिया नहीं है। कंडक्ट करवाना, अंजाम देना सेंसस को, जनगणना को, इस डेकेड में, इस दशक में। तो दुनिया में 233 देश हैं। देश तो वैसे 192-94 ही हैं, 193 या 94 हैं, देख लेना। 233 जो लिखा हुआ है इसमें ऑटोनोमस रीजन्स आ गए। जैसे कोसोवो ऑटोनोमस रीजन है, जिसको देश कोई नहीं मानता, लेकिन वो है एक रीजन जहाँ पे अलग सेंसस होती है। तो 233 टेरिटरीज हैं दुनिया में जिनकी खुद की जनगणना होती है। अगर उनमें से देखें तो जून 2024 में भारत उन 44 अजीबोगरीब देशों में से एक है जिन्होंने 2024 निकल गया लेकिन अभी तक अपना जनगणना होने नहीं दिया। इंडिया की वर्ब है वॉस। अब ये 44 देशों के बारे में बताएगा आपको ये कौन है, किनके साथ भारत खड़ा है। कह रहे जी द ऑस्टेंसिबल रीजन प्रोवाइडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री वॉज डिलेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। कह रहा है जो जग जाहिर रीजन है, क्लियर रीजन है, दिखाई देने वाला कारण है, जो दिया भी गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, वो था कि ये जो डिले है ये ड्यू टू है कोविड-19 पैंडमिक, है ना। ये सारा डिले जो है महामारी की वजह से है, ये हमें देखने में पता लगता है ये रीजन है। कह रहा है जी लेकिन बट 143 अदर कंट्रीज कंडक्टेड द सेंसस आफ्टर मार्च 2020। कह रहा है लेकिन 143 देश अपनी सेंसस करवा चुके हैं मार्च 2020 में, विच मार्क द ऑनसेट ऑफ द पैंडमिक। कह रहा है ये वही मार्च 2020 है जो मार्क करता था शुरुआत को, ऑनसेट को पैंडमिक के। तो आपसे कैसे नहीं हुई? 143 देशों ने तो करवा ली अपनी सेंसस, आप वो 44 देशों में हो जिनके 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और सेंसस अभी तक नहीं हुई है। तो कोविड का बहाना देना अब जो 2024 में बहाना देना बड़ा मुश्किल बनता है। ऑस्टेंसिबल रीजन की वर्ब है वॉज, कंट्रीज़ की वर्ब है कंडक्टेड, विच की वर्ब है मार्क्ड,
ऑनसेट यानी शुरुआत, किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत जो अनप्लेजेंट है, बड़ी खतरनाक है। सर्दियाँ, भीषण गर्मियाँ, तूफान, इन्फेक्शन, महामारी, वॉर, जंग, फायर, ऐसी जो अजीबोगरीब खतरनाक चीज़ों की जब शुरुआत होती है, अंग्रेजी में उनको बोला जाता है ऑनसेट। ठीक है, ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक। इन चीज़ों को समझना है। शुरुआत के लिए ऑनसेट यूज़ नहीं होगा। अगर आपने अपना सेमेस्टर शुरू करा है फर्स्ट ईयर का, तो ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है वो अच्छी चीज़ है, वो पढ़ाई कर रहे हो आप। कह रहा है इंडिया शेयर्स दिस ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ नॉट हैविंग अ सेंसस विद कंट्रीज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस और टर्मोइल। कह रहा है इंडिया जो शेयर करता है इस ड्यूबियस डिस्टिंक्शन को। डिस्टिंक्शन क्या होता है? किसी चीज़ में कुछ अलग काम कर देते हो तो एक आपको एक पहचान मिलती है ना, डिस्टिंक्ट पहचान, अलग पहचान को बोला जाता है डिस्टिंक्शन। और डूबियस मतलब डाउटफुल, जो कि मतलब जिस पे आपको भरोसा ना है, आपको लगे यार ये कैसे हो गया। तो भारत को ये अजीब सी जो पहचान मिली है, कौन सी पहचान? ना करवाने की एक सेंसस को। और ये पहचान मिली है ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो सारी की सारी खुद पानी में है। किसी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी में इकोनॉमिक क्राइसिस है, किसी में टर्मोइल चल रहा है। जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, यूक्रेन, श्रीलंका, सब सहारन अफ्रीका। तो भारत इन कंट्रीज़ के साथ 44 के साथ खड़ा है, ऐसी कंट्रीज़ के साथ जिनके कुछ अंदर अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा है गलत, जिस वजह से वो सेंसस नहीं करवा पाए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, फिर भी सरकार जनगणना करवाने से पीछे हटी हुई है। इंडिया की वॉब शेयर्स, ड्यूबियस का मतलब होता है जो डाउटफुल हो। अब देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा कि सेंसस नहीं करवा के हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। सेकंड में आप सेकंड जो आपका पैराग्राफ आएगा, इसमें पता लगेगा सेंसस नहीं करवा के हमें नुकसान कौन कौन से हुए। ठीक है, कह रहा है जी देयर रिमेन्स लिटिल एक्सक्यूज टू कंटिन्यूली डिले द डिसेनियल सेंसस। कह रहा है जी वहाँ बना हुआ है देयर रिमेन्स, ना के बराबर ही कोई बहाना, लिटिल एक्सक्यूज। आप कितना भी बड़ा दे दो लेकिन बचा नहीं है कोई बहाना। और किस चीज़ का? लगातार कंटिन्यूअली डिले करने का डेसिनियल सेंसस को, 10 साल में एक बार होने वाली सेंसस को। डेसिनियल मतलब ऐसी चीज़ जो 10 साल में एक बार हो। इससे आप बाइनियल, ट्राइनियल भी बना सकते हो। स्पेलिंग देख लेना, ENNIAL। कह रहा है जी भारत के पास अब बहुत कम बहाने बचे हैं सरकार के पास, जो लगातार डिले किया जा रहा है इस 10 साल की सेंसस को। कह रहा है जी कौन सी एक्सरसाइज है? एन एक्सरसाइज दैट हैज़ बीन कंडक्टेड विदाउट फेल फ्रॉम 1881 से 2011। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कंडक्ट करवाया गया है बिना किसी भूल चूक के, बिना किसी फेल के, 1881 से 2011 तक। मतलब 150 सवा सौ साल तक जो काम लगातार हुआ है हर 10 साल से, इस बार वो 10 की जगह 15 साल बीत चुके हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ। समझ गए? चलिए, एक्सक्यूज़ की वर्ब रिमेन्स, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लिटिल और फ्यू वाला अभी आपको आगे चल के करवाता हूँ, थोड़ा फ्लो बनाते हैं। आगे कह रहा है जी येट द डेडलाइन टू फ्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स, टाउन्स एंड म्यूनसिपल बॉडीज अ प्री रेक्विजिट बिफोर द कॉन्डक्ट ऑफ द सेंसस लैप्स्ड ऑन जून 30 दिस ईयर। कह रहे फिर भी ये हुई है 15 मतलब 150 सालों से होती आ रही है सेंसस लगातार। कह रहे लेकिन फिर भी जो डेडलाइन है, जो आखिरी डेट है, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ को, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और टाउन्स की और म्यूनसिपल बॉडीज़ को फ्रीज़ करने की। फ्रीज़ करना यानी सारी बाउंड्रीज़ को आप जैसा का जैसा रखना है वैसा ही रखेंगे। सेंसस जब तक पूरी नहीं होगी आप किसी की बाउंड्री को बड़ा या छोटा नहीं करेंगे। कह रहे जो कि एक प्रेयर रिक्विजिट भी है, एक पहले ज़रूरी होने वाली कंडीशन भी है। रिक्विजिट मतलब जो रिक्वायरमेंट हो, प्री मतलब पहले से। ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो सेंसस से पहले ज़रूरी है होना, प्री रिक्विजिट है। और कब? बिफोर द कॉन्डक्ट ऑफ सेंसस। कह रहे ये डेडलाइन जो है लैप्स हो गई इसी साल की जून 30 को। जून 30 तक आपको सबको फ्रीज कर देना था, आपने फ्रीज नहीं किया, इसका मतलब आप सेंसस करवाने के लिए इच्छुक नहीं है। डेडलाइन की वर्ब है लैप्स। लैप्स होना किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। प्री रिक्विजिट मैंने आपको बता दिया, रिक्विजिट यानी ज़रूरी चीज़, और प्री मतलब पहले से ज़रूरी चीज़ या पहले से होने वाली कोई कंडीशन। कह रहा है जी ये डेडलाइन जून 30 में जो ख़त्म हुई है, दिस डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड 10 टाइम्स सिंस 2019। इस डेडलाइन को 10 बार आपने एक्सटेंड किया है पिछले 5 सालों में, कभी कोविड के बहाने से, कभी किसी और बहाने से। अब इससे नुकसान क्या हुआ? सेवरल पब्लिक स्कीम्स सच एस NFSA या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NSSP द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिपेंडेंट अपॉन द सेंसस बीइंग कंडक्टेड। कह रहा है बहुत सारी पब्लिक स्कीम्स हैं, लोगों की भलाई के लिए सरकारी स्कीम्स हैं, जैसे कि ये सारी स्कीम्स, किसी में खाना मिलता है, किसी में सोशल असिस्टेंस यानी पेंशन मिलती है बड़ों को, बूढ़ों को, विकलांगों को। कह रहा है ये सारी स्कीम्स जो है ना, ये डिपेंडेंट अपॉन होती हैं
आधारित होती हैं, निर्भर करती हैं सेंसस के करवाए जाने पे। सही हमारे पास आंकड़े होंगे किस गांव में किस टाइप के कितने लोग हैं, उसी हिसाब से हम स्कीम्स को गांवों तक ले जा सकेंगे। स्कीम्स की वो आर डिपेंडेंट ऑन होना, किसी चीज़ पे निर्भर होना। कह रहे जी बिसाइड्स स्टैटिस्टिकल सर्वेज दैट गो इनटू सेटिंग पॉलिसी सच एज दोज रिलेटेड टू हाउस होल्ड्स एंड सोशल कंजम्पशन, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे और SRS अमंग अदर्स यूज द सेंसस टू सेट देयर सैम्पलिंग फ्रेम्स। कह रहा है ये तो सारी थी स्कीमें जिसमें लोगों को फ़ायदा मिलता है। दूसरे कई सर्वे सरकार करवाती है हर साल या हर 2 या हर 3 साल से, जिन सर्वेज के आधार पे ये स्कीमें बनती हैं। और ये सर्वे कौन से हैं? स्टैटिस्टिकल सर्वे हैं, सारे के सारे आंकड़ों से होने वाले हैं, जो कि गो इनटू करते हैं, आगे जाते हैं पॉलिसी बनाने में, यही स्कीमों को नीतियों को बनाने में। जैसे कि ये सारे सर्वे जो रिलेटेड है इन चीज़ों से, हाउस होल्ड और सोशल कंजम्पशन का सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 5 साल से होने वाला, नेशनल जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है हर कुछ क्वार्टर से करवाया जाता है, और SRS सर्वे ये भी हेल्थ के अंदर, हेल्थ के फील्ड में होता है ना। किसके घर में कितने बच्चे हैं, बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हैं, माताओं को क्या है, कितने लोग तंबाकू खा रहे हैं, ये सब SRS सर्वे का पार्ट है। कह रहे ये सारे सर्वे जिनके ऊपर सरकारी पॉलिसी बनती है, ये भी तो सेंसस का ही इस्तेमाल करते हैं अपने सैम्पलिंग फ्रेम्स को बनाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल को ड्रॉ करने के लिए। ये हर घर में नहीं जाएंगे, ये 1 लाख में से 10,000 घर कवर करेंगे, लेकिन सेंसस के हिसाब से रैंडमली 10,000 घरों को कवर करेंगे। अगर डेटा ही नहीं है सेंसस का तो ये ऐसे ही अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है ना। चलिए, सर्वेज की वर्ब है यूज, दैट की वर्ब है गो। पर्सनली मैं इन सब चीज़ों से बहुत अटैच्ड हूँ, आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि 10-12 सालों से मेरा काम यही है, इन्हीं सर्वेज से बनने वाली जो कंक्लूजन्स हैं, सरकारी कंक्लूजन्स, उन्हीं को जाकर के और अच्छे से ऑडिट करना है ना। सरकार बोल रही है कि SRS के अंदर इतनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो उसी को जाकर के और सर्वे करके ऑडिट करके सरकार को बताना कि आपने उसको कम मापा या ज़्यादा मापा। तो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, मेरा पर्सनल काम है करना, मैं एज ए गवर्नमेंट ऑडिटर। तो ये सब चीज़ें अभी ताक पर रखी हुई हैं सरकार ने, सेंसस ना होने की वजह से ये सब काम जो है रुके हुए हैं। कह रहा है जी विद द 2011 सेंसस डेटा गेटिंग इंक्रीजिंगली outdated and phenomena such as migration across and within states, the urbanization of Indian societies and suburbanization of cities becoming increasingly prominent in recent years, the lack of a census is telling। देखो लंबा सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस इतना ही है, ये विद वाला पूरा जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कह रहे जो लैक ऑफ सेंसस है, सेंसस की जो कमी है वो टेलिंग है अपने आप में। देखो ऐसी चीज़ टेलिंग होगी जिसको मतलब जिससे कुछ आपको देखते ही पता लग जाए, आपको एकदम अपने सामने अपने मुंह से बोल करके बता रही हो, टेल कर रही हो आपको, समझ गए ना। कोई चीज़ जो आपको देखते ही बयान कर रही हो कि बड़ी ख़राब है या बहुत अच्छी है। जैसे किसी के चोट लगी हुई है, चोट देख करके आपको पता, देखते ही आपको पता लग जाए इस आदमी को बहुत पेन हो रहा है, बहुत बड़ी चोट है, तो वो चोट अपने आप में टेलिंग है। उस आदमी से पूछने की ज़रूरत नहीं है चोट कैसी लगी, कितनी लगी, आप देख के खुद ही बोल दोगे यार बहुत ज़्यादा चोट लगी। कह रहा है ये कमी जो है ना सेंसस की, ये भी अपने आप में देखते ही हमें फील होती है, टेलिंग है, कोई हमें सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कमी कैसे टेलिंग है? इस पूरे काम के साथ। अब वो काम क्या है? कह रहे हैं जी साथ ही विद 2011 के जो सेंसस का डेटा है उसके लगातार तौर से आउटडेटेड हो जाने के साथ ही, और इन सभी फिनोमिना के साथ ही, घटनाओं के साथ ही, फिनोमिना क्या होती है? स्पेशल घटनाएं। जैसे कि ये सारी घटनाएं, माइग्रेशन हो रहा है अक्रॉस और विद इन स्टेट्स, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, 10 साल में 15 साल में काफ़ी लोग है ना इधर उधर हो गए। भारतीय समाजों का भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो शहरी बनते जा रहे हैं। और सब अर्बनाइजेशन हो रहा है सिटीज़ का, सिटीज़ में छोटे छोटे अर्बन, एक बड़ा शहर है उसमें छोटे छोटे टाउन बस रहे हैं, सब अर्बनाइजेशन हो रहा है। कह रहे हैं इन सब चीज़ों के लगातार बढ़ते तौर पे प्रोमिनेंट या हावी होने के साथ ही रिसेंट ईयर्स में अब सेंसस की कमी जो है वो टेलिंग है, उसको कोई देख करके हमें पूछने की किसी को ज़रूरत नहीं है। समझ गए? 2011 के डेटा पे आज भी सरकारी पॉलिसी बन रही है, 15 साल पुराने डेटा पे 2024 में क्या करोगे आप? कह रहे द रिलायंस on a bevy of sample surveys to fill in the gap is only resulting in debates over methodology and conclusions based on cherry picking according to one's political choice। कह रहा है जी जो रिलायंस है, जो निर्भरता है एक बेवी पे जो है सैंपल सर्वेज की। देखिए बेवी का मतलब होता है जत्था, एक कलेक्शन। ये बेवी नाम का वर्ड, ये सारे वर्ड मैं आपको भी करवाता हूँ, 1 वर्ड्स हैं, ठीक है? फ्लोट, फ्लोटिला, स्वॉर्म, लिटर, पैक, हर्ड। तो कह रहे जो बेवी है कलेक्शन है, जत्था है, और किसका? सैंपल सर्वेज का। भाई सेंसस तो ही नहीं, लेकिन कोई कास्ट का सर्वे ले लिया, कहीं बिहार में हो गया,
कहीं पे कोई आपने बीपीएल का सर्वे ले लिया छोटा मोटा। कह रहा है इन पे जो रिलायंस आपकी हो रही है इस गैप को फिल करने के लिए, सेंसस की कमी को फिल करने के लिए, ये जो आप रिलायंस रख रहे हो ना निर्भरता, ये सिर्फ रिजल्ट इन हो रही है, इसका एक ही नतीजा निकल रहा है। और ये क्या नतीजा है? डिबेट्स हो रही हैं पूरे देश में मैथोडोलॉजी को लेकर के और कंक्लूजन्स को लेकर के। मैथोडोलॉजी मतलब किसी सर्वे को करवाने का तरीका, और कंक्लूजन मतलब उस सर्वे से निकलने वाला नतीजा, जो बेस्ड ऑन होता है चेरी पिकिंग पे। चेरी पिकिंग मतलब अपने हिसाब से पिक करना, आपको जो अच्छा लगे वो ठीक, उसकी बात आपने कर ली, जो अच्छा नहीं लगे उसको नज़रअंदाज कर दिया। चेरी पिक कर रहे हो आप, चेरियाँ उठा रहे हो। तो कह रहा है ये बेस्ड ऑन होता है सबका सब चेरी पिकिंग पे, किसी भी आदमी की पॉलिटिकल चॉइस के हिसाब से। समझ गए ना? अगर आप बीजेपी के हो तो आप बिहार की कास्ट सेंसस जो है उसकी बुराई कर दोगे, कांग्रेस के हो तो आप उसकी अच्छाई कर दोगे। तो अगर सेंसस ही हो जाए ढंग से, पूरे देश की एक सेंसस हो जाए, तो मैं बीजेपी का हूँ आप कांग्रेस के हो, फिर झगड़ा काहे का? डेटा दोनों के सामने है ना? तो ये छोटे छोटे सर्वे के ऊपर सरकार चल रही है पिछले 15 सालों से, 5 सालों से लेट हो गया सेंसस। इस वजह से सिर्फ देश में झगड़े ही हो रहे हैं लेकर के कि कौन सा सैंपल सर्वे ठीक है कौन सा गलत है ना? सब अपने अपने हिसाब से उठा रहे हैं। रिलायंस की वर्ब है इज रिजल्टिंग इन, रिजल्ट इन होना, किसी चीज़ में आपका है ना नतीजा निकलना। चेरी पिकिंग मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली जो है पिक करना। किसी चीज़ को उठाया, पिक एंड चूज़ किया, किसी को छोड़ दिया, जो अच्छा लगा वो उठा लिया, जो अच्छा नहीं है उसकी बात ना करना, चेरी पिकिंग बोलते हैं इसको। कह रहा है जी क्लियरली द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप बीइंग डायरेक्ट इन इट्स ड्यूटीज़। साफ साफ बात तो ये है, केंद्र सरकार को अब रुक जाना होगा गैर जिम्मेदार बनने से या डायरेक्ट बनने से अपनी ही ड्यूटीज़ में, अपने फ़र्ज में। अच्छा, और क्या करना होगा इनको? कह रहा है जी इनको एंड शुड प्रोसीड विद सेंसस क्विकली, प्रोसीड करना होगा, आगे बढ़ना होगा सेंसस को लेकर के फटाफट, है ना? आप सेंसस नहीं करवा रहे हो, इसी वजह से देश में इतना कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। यूनियन गवर्नमेंट की वो है मस्ट स्टॉप बीइंग डेरेलिक्ट इन इट्स ड्यूटीज़। मैंने आपको बताया भी था, डेरेलिक्ट इन वंस ड्यूटीज़, इस फ्रेज़ का मतलब होता है अपने फ़र्ज से जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार होना। यूनियन गवर्नमेंट की दूसरी वर्ब है शुड प्रोसीड विद। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है और एक आपको वन वर्ड्स का पूरा है ना एक शीट करवा देता हूँ मैं। देखो, बेबी का मतलब या फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ समथिंग, खास करके बर्ड्स, समथिंग स्पेशली बर्ड्स, स्पेशली बर्ड्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बर्ड्स के लिए यूज़ होगा बेबी, छोटे बच्चों का भी एक बेबी हो सकता है, लड़कियों का भी बेबी हो सकता है, लेकिन ये वर्ड्स खास करके पंछियों के साथ में यूज़ होते हैं। ये मैंने आपको करवा दिया। बाकी ये सारे जो वर्ड्स जो कलेक्शन से जुड़े हुए हैं, एक बार आप याद करो कितने आपको आते हैं, फिर मैं करवाऊंगा तो याद होते जाएंगे ना। देखिए, प्राइड होता है अ ग्रुप ऑफ लायंस, ठीक है। वैसे इसको आजकल होमोसेक्सुअल्स से भी जोड़ने लगे हैं, होमोसेक्सुअल्स के ग्रुप को भी प्राइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्राइड को आप थोड़ा गर्व से, प्राइड से जोड़ के रखेंगे तो शेर अपने आप में गर्व रखने वाला, प्राइड रखने वाला जानवर है, तो वहाँ से याद रहेगा। ऑर्चर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, ऐसे पेड़ जो फ्रूट बेयर करते हैं। अब नीम का पेड़ नहीं है, मतलब नीम के पेड़ का फ्रूट खाओगे तो नहीं ना आप। तो अगर आप आम का देखेंगे तो ऑर्चर्ड देखेंगे, बागान बोलते हैं इसको, बागान, आम का बागान है ना, या कोई और फल का, अमरूद का, सेब का, एप्पल का। ब्रूड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ हैन, मुर्गे मुर्गियों का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ब्रूड। ट्रूप मतलब अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, फौजियों का ग्रुप। फ्लीट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स, और फ्लोटिला जो है ना ये भी ग्रुप ऑफ शिप्स है, लेकिन स्मॉल शिप्स या बोट्स, ठीक है। अमेरिका लेके जा रहा है तो फ्लीट, इंडिया लेके जा रहा है तो फ्लीट, और कोई सोमालिया के पायरेट्स लेकर के जा रहे हैं तो फ्लोटिला। सोमालिया के पायरेट्स के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं होंगे, बड़े बड़े है ना, डिस्ट्रॉयर तो नहीं होंगे, सबमरीन्स, तो उनका अगर छोटा सा कुछ होगा तो शिप्स का या बोट्स का, वो होगा फ्लोटिला। शुआल होता है ग्रुप ऑफ फिश, फिश यानी मछलियाँ। मछलियाँ एक ऐसा वर्ड है जिसका फिशेज नहीं बनाया जाता, कितनी भी मछलियाँ उनको फिश लिखा जाएगा। फिशेज तभी लिखा जाएगा जब अलग अलग टाइप की मछलियाँ हों, एक ही टाइप की मछलियाँ चाहे 1 लाख हो, उनको फिश ही लिखा जाता है प्लूरल में। स्वॉर्म होता है अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्पेशली फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ठीक है। जैसे कोई उड़ने वाले टिड्डे विड्डे आ गए, उसके उड़ने वाले कीड़ों को हम बोलते हैं स्वॉर्म, उनके ग्रुप को बोलते हैं स्वॉर्म। लिटर का मतलब होता है जी अ ग्रुप ऑफ डॉग्स बॉर्न टुगेदर, ठीक है, या कैट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पब्स बोलते हैं इनको, छोटे कैट्स और डॉग्स के बच्चों को पब्स बोल लिख दो। तो ग्रुप ऑफ कब्स,
कप्स लिखते हैं, पप्स लिखते हैं, पप्स होता है शायद, पप्स देख लेना सही वर्ड क्या है, पप्स या पप्स। तो ये जब एक साथ पैदा होते हैं 50-100 कुत्ते कुत्ती डॉग्स है ना, कैट्स पैदा हुए तो उनको लिटर बोलते हैं। लेकिन जो वैसे डॉग्स होते हैं जो हंटिंग करते हैं, ग्रुप ऑफ हंटिंग एनिमल्स, उनको बोलते हैं पैक। जैसे कि डॉग्स का, वुल्व्स का, ठीक है, हाइनास का, इन सभी के शिकारी एनिमल के जत्थे को बोलते हैं पैक। हर्ड होता है ग्रुप ऑफ कैटल, जो आप सड़क पे देखते हो ना, मवेशियों को लेकर के लोग जाते हैं ना अपना लाठी वाठी लेके, बकरी भैंस गाय वाएँ उनको चराने के लिए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं HERD, हार्ड। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, अच्छे से याद रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। एक साथ करवा रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट ले सको, फिर से रिवाइज कर सको। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। एक कॉन्सेप्ट ऊपर रह गया था, वो भी फटाफट देखेंगे, ग्रामर का। 2 वर्ड्स हैं लिटिल एंड फ्यू। लिटिल यूज़ होगा अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, फ्यू यूज़ होगा काउंटेबल चीज़ों के लिए। जिसको काउंट कर सके 1 2 3 4 5 6 7 8 वो फ्यू, जो नाउ काउंट हो वो है लिटिल। याद ये रखना है कि ये जो लिटिल और फ्यू हैं ये नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं, जो अपर्याप्त हों, जो बहुत कम हों। अगर आपकी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आपको अ लिटिल और अ फ्यू लिखना है। मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ कैसे, अच्छे से आप समझ पाएँ। द प्रपोजल फाउंड फ्यू वोट्स एंड हैड टू बी ड्रॉप्ड। प्रपोजल को थोड़े से वोट्स मिले और उसको ड्रॉप करना पड़ा। द प्रपोजल फाउंड फ्यू वोट्स बट हैड टू बी ड्रॉप्ड। प्रपोजल को थोड़े से वोट मिले और उसको ड्रॉप करना पड़ा। यहाँ लगा हुआ है एंड, यहाँ लगा हुआ है बट। एंड का मतलब है ड्रॉप करना पड़ा, और बट का मतलब है लेकिन ड्रॉप करना पड़ा। दोनों बातों में फ़र्क है। वोट उतने ही मिले हैं उसको, मान लो वोट मिले हैं 10, मान लो दोनों ही केसेस में वोट मिले हैं 10 आउट ऑफ 100। वोट दोनों केसेस में उतने ही मिले हैं, लेकिन एक ही आदमी के 2 नज़रिए हैं। पहला आदमी सोच रहा था कि इसको 50 वोट मिलने चाहिए थे, मिले तो 10 ही हैं। तो उसने बोला कि प्रपोजल को ना के बराबर वोट मिले, थोड़े से वोट मिले, नेगेटिव क्वांटिटी की बात कर रहा है फ्यू लिख करके, और उसको ड्रॉप करना पड़ा। दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं, थोड़े तो मिले इसको, बहुत ज़्यादा नहीं मिले लेकिन मिले थोड़े। पॉजिटिव तरीके से सोच रहा है वो, कह रहा है थोड़े तो मिले लेकिन फिर भी इसको ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि उतने नहीं मिले जितने चाहिए थे। समझ पा रहे हो? दूसरे आदमी को आप पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा अ फ्यू। ऐसा नहीं है 11 वोट मिले हैं दूसरे केस में 10 की जगह, वोट अभी भी 10 मिले हैं। दोनों अलग अलग बात करने के अंदाज है एक ही बात को। जिसको 10 बहुत कम लगे उसने फ्यू लिख दिया, जिसको 10 ठीक लगे, कम थे लेकिन फिर भी ठीक थे, उसने अ फ्यू लिख दिया। जैसे मैं आपसे पैसे मांगूं, ठीक है, मनी के लिए आप यूज़ करेंगे लिटिल या अ लिटिल को। अगर आप मुझे देना चाहो और थोड़े पैसे हों तो आप बोलेंगे आई हैव अ लिटिल मनी, थोड़ा पैसा है ले जाओ। और अगर आप मुझे ना देना चाहो, पैसा उतना ही है, आप बोलोगे आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसा है, मत लेके जाओ। तो ये क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से अलग अलग लाइट में दिखाने वाले वर्ड्स हैं। समझ आया? आज थोड़े ज्ञान चक्षु खुले होंगे, है ना, कुछ नया सीखा होगा आपने। तो लिटिल अ लिटिल, फ्यू अ फ्यू को इस तरीके से अंग्रेजी में यूज़ किया जाता है। काउंटेबल होगा तो फ्यू अ फ्यू, अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल या अ लिटिल। डिस्पाइट द चैलेंजेस शी हैड अ लिटिल होप दैट थिंग्स वुड इम्प्रूव सून। बावजूद चुनौतियों के उसमें थोड़ी होप थी कि चीज़ें जल्दी सही होंगी। बावजूद चैलेंजेस के, बावजूद लग गया मतलब होप थी, है ना। अपने ऐसा ही बोलते हैं ना, इतनी मुश्किलों के बावजूद मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो होप यहाँ पे पॉजिटिव मैनर में बताई जा रही है, अ लिटिल यहाँ पे लिखना चाहिए। समझ में आया? और दूसरे केस में देयर वॉज लिटिल होप ऑफ रिकवरिंग द लॉस्ट डेटा। लॉस्ट डेटा को रिकवर करने की ना के बराबर होप थी आफ्टर द हार्ड ड्राइव फेलियर, हार्ड ड्राइव के फेलियर के बाद। तो सेकंड वाले केस में आप नेगेटिव तरीके से बात कर रहे हैं, लिटिल लिखेंगे बिना आके। चलिए, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दिमाग में। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क। 2 वर्ड्स हैं इसमें, अ फ्यू और लिटिल, चेक कर लेना, सही तरीके से यूज़ करना है। होप के लिए लिटिल लगाया क्योंकि होप अनकाउंटेबल है, वोट के लिए फ्यू लगाया क्योंकि वोट काउंटेबल है। तो वैसे टाइम और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही वर्ड और सही फॉर्म में यूज़ करना है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करोगे। चलो देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देखेंगे, वहीं से पता लगेगा कितने लोग इसको सही से कर पाए। आंसर्स पे मैं आपको फीडबैक देने की कोशिश करूँगा, ज़रूर से डालना कमेंट्स में। आओ अपने बढ़ते हैं अपने क्विज़ की तरफ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छे तरीके से कैप्चर करती है ऑथर के आर्गुमेंट को, जो है सेंसस के डिले हो जाने को लेकर के। इन चारों में से कौन सा आर्गुमेंट हमारा ऑथर जो है उससे सहमत होगा सेंसस के डिले होने पर को लेकर के। आराम से वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट देना। ऑथर यही बोलता है जी जानबूझ के सरकार कर रही है, बदमाशी है,
पॉलिटिकल एडवांटेज गेन करना चाहती है। डिलिमिटेशन होने के बाद सेंसस करवाएगी, घर घर का पता होगा इनको इनके वोट बैंक कहाँ है ना। इस वजह से 2020 से 2027 तक सेंसस को देरी करने के लिए सरकार जो है आमदा है। चलिए बी आंसर बनेगा इस ऑथर के आर्टिकल के एडिटोरियल के हिसाब से। कह रहे जी ऑथर की लाइकली ओपिनियन क्या है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ सेंसस को लेकर के। सेंसस का आगे क्या होना चाहिए, क्या मानता है ऑथर इन चारों में से। ना तो ये ऑथर कह रहा है कि इसको रोक दो, ना कह रहा है कि ये डिलिमिटेशन के बाद करवाओ, ये भी गलत बात है। ना कह रहा है कि सेंसस को किसी और सर्वे से रिप्लेस कर दो, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं करना। ये कह रहा है जी आज ही शुरू कर दो काम, इमीडिएट और एफिशिएंट तरीके से सेंसस करवाओ बिना किसी देरी के। तो ये ऑथर का मानना है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर के। मूल ओवर फ्रेजल वर्ब पूछी है, बटर फिंगर्स वन वर्ड कौन होता है। इस ब्लैंक में क्या डालोगे, ऑस्टेंसिबल ऑफ ड्यूटीज, एन्यूमरेट ऑफ ड्यूटीज और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बोट्स, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, याद होगा ना फ्लीट, एफ से बनने वाला कौन सा वर्ड था। शवाल क्या होता है ये भी करवाया था आपको। लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं लॉयंस या होमोसेक्सुअल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ये सारे वन वर्ड्स वोकैब के वर्ड्स हैं, बीच में खुद से देख लेना। फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आंसर्स डाल दिए मैंने, वहाँ से मैच करना। लास्ट में मिलेंगी आपको 2 एरर्स, पहली एरर आपको मिल सकती है। चलो लास्ट में एरर्स मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं एरर बताऊंगा ना आप देखते ही उसको पॉइंट आउट कर दोगे, खुद से ढूंढो। वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, चेक कर लो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, 2 मिले, 5 मिले, 9 मिले, 10 मिले। क्लास कैसी लगी आज की। जो बच्चे क्लास को अंत तक देखते हैं पीडी लिख करके बताया करो सर पूरा देखा, और जिनको सब समझ में आया होता है तो लिखा करो सर पीडीआई एवरीथिंग वाज इंटरेस्टेड, है ना, इंटरेस्टिंग। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नया आप ही लोगों के लिए बनाया है। अगर टेलीग्राम बंद हो तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट किया